लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से हेडलाइंस में है। इंडियन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फ्रॉम इंडिया। अमेरिकी गवर्नमेंट ने पब्लिकली ये साफ कर दिया है कि वो भारत से लॉरेंस बिश्नोई के एक्स्ट्राडिशन की मांग करेगी। मैटर 2023 का है, जब कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। पर आज सवाल ये नहीं है कि हत्या कैसे हुई, सवाल ये है कि देश की सबसे सिक्योर जेल में से एक साबरमती जेल में बैठकर कैसे लॉरेंस इतना ताकतवर बना रहा। दाऊद के बाद लॉरेंस ही एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने क्राइम नेटवर्क को एक्सपैंड किया। आखिर कैसे काम करता है लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम सिंडिकेट, कैसे जेल से चलाता है वो इतना बड़ा गैर कानूनी साम्राज्य। लॉरेंस गैंग में गर्लफ्रेंड्स और बीवियों का नेटवर्क कैसे काम करता है, आज डिटेल में इसी पर बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल मोदी और आप देख रहे हैं जिंगाबाद का एक्सप्लेनर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जेल की चार दीवारी में बैठकर कैसे लॉरेंस दुनिया भर में फैले अपने गुर्गों के कांटेक्ट में रहता है। डब्बा कॉलिंग नहीं, ये वो मुंबई वाला टिफिन सिस्टम नहीं है, ये कुछ अलग है। ये एक ऐसा अनट्रेसेबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका इस्तेमाल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोग अपने क्रिमिनल ऑपरेशंस को चलाने के लिए करते हैं। ये एक 2 स्टेप एन्क्रिप्टेड कॉलिंग टेक्निक है। सबसे पहले तो लॉरेंस अपने नहीं बल्कि साथी कैदियों के फोन का इस्तेमाल करता है। इनमें महंगा वाला VPN सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है जिससे IP एड्रेस और लोकेशन ट्रैक ना हो सके। फिर बारी आती है डब्बा कॉलिंग की। सबसे पहले तो एक गुर्गा विक्टिम को कॉल करता है, फिर दूसरे फोन से अपने बॉस को फोन कराता है। दोनों फोन कॉल्स को स्पीकर पर डालता है जिससे दोनों तरफ के लोग रियल टाइम में बातचीत कर पाते हैं। जिस जगह दोनों के कॉल्स कनेक्ट होते हैं उस जगह को कॉल सेंटर कहा जाता है। इस पूरे सिस्टम में ना तो गैंगस्टर की लोकेशन सामने आती है और ना ही उसका असली नंबर। यही वजह है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए इन कॉल्स को ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके लॉरेंस कॉल्स करता है, मर्डर की प्लानिंग करता है और जेल के अंदर बैठे बैठे पूरे गैंग के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। यानी सलाखों के पीछे होने के बावजूद वो अपने पूरे नेटवर्क पर पकड़ बनाए रखता है। इस सिस्टम में कॉल सेंटर ये सुनिश्चित करता है कि गैंगस्टर का नंबर कभी सामने ना आए। अप्रैल 2025 में दुबई में आदित्य जैन नाम का एक बंदा अरेस्ट हुआ था। जांच एजेंसियों के मुताबिक जैन दुबई से बिश्नोई गुडारा गैंग का एक कंट्रोल सेंटर ऑपरेट करता था। दुबई में मौजूद ये सेंटर एक कम्युनिकेशन हब की तरह काम करता था जहां से कॉल्स को रूट किया जाता था। इसी के जरिए भारत, कनाडा और UAE में मौजूद गैंग लीडर्स के बीच बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन बनाए रखा जाता था। पर सवाल ये है कि जेल में तो जैमर्स लगे होते हैं, फिर कैसे जेल से फोन किया जा सकता है? तो बात कुछ ऐसी है कि भारत का जेल एडमिनिस्ट्रेशन जिन तकनीकों का इस्तेमाल करता है वो काफी पुराना और कैदी एकदम नई नवेली मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सुकेश चंद्रशेखर, जिसके ऊपर 200 करोड़ की जालसाजी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप है, वो जेल से एक एक्सटॉर्शन रैकेट भी चला रहा था। जब जांच हुई तो पता चला कि सुकेश के पास एक 4G फोन था, लेकिन तिहाड़ के जैमर्स सिर्फ 3G नेटवर्क को ही जैम करने में सक्षम थे। सोचिए, देश में 4G साल 2016 में लॉन्च हुआ था और तिहाड़ में साल 2024 में जाकर 4G जैमर्स इंस्टॉल हुए, तब जब देश में लोग 5G का इस्तेमाल करते हैं। ये वही टाइम फ्रेम है जब इस जेल में लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल्स भी कैद थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश की कई जेलों में जैमर्स है ही नहीं, या फिर ये सिर्फ 3G को ब्लॉक करने में काबिल हैं। इसके अलावा कई मीडिया रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई, लॉरेंस विदेश में बैठकर अपने साथियों से बात करने के लिए टेलीग्राम और सिग्नल जैसे एप्स का भी यूज करता है, क्योंकि टेलीग्राम और सिग्नल व्हाट्सएप के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होते हैं। जेल से कितना सटीक कम्युनिकेशन होता है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। NIA ने जब लॉरेंस बिश्नोई पर जांच शुरू की तब उनकी चार्जशीट में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश का भी जिक्र किया गया था। एजेंसी के अकॉर्डिंग मर्डर की प्लानिंग से लेकर उनके एग्जीक्यूशन तक इस साजिश में शामिल कई बड़े आरोपी अलग अलग जेलों में बंद थे। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया तिहाड़ जेल में थे, मनप्रीत फिरोजपुर जेल में बंद था, सराज सिंह मंटू भटिंडा जेल में और मनमोहन सिंह मानसा जेल में कैद था। लेकिन जेल में होने के बावजूद ये सभी लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में थे। NIA के अकॉर्डिंग कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने जेल में बंद इन गैंगस्टर्स के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन बनाए रखा। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाई गई, शूटर्स को हत्या अंजाम देने का टास्क दे दिया गया।
अपनी चार्जशीट में एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के क्रिमिनल नेटवर्क की तुलना भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से की है। एजेंसी का कहना है कि एक छोटे मोटे अपराधी के तौर पर शुरुआत करने वाला बिश्नोई धीरे धीरे एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का सरगना बन गया है, ठीक उसी तरह जैसे कभी दाऊद इब्राहिम ने अपना आपराधिक नेटवर्क खड़ा किया था। एनआईए के अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग आज भारत के 5 राज्यों में फैले 700 से ज्यादा शूटर्स के नेटवर्क के साथ काम करती है। इस गैंग के इंटरनेशनल कनेक्शंस भी हैं। इनमें से करीब 300 शूटर्स सिर्फ पंजाब से हैं। ये तो हुई बात कि कैसे जेल से सारा नेटवर्क मैनेज होता है। अब समझते हैं इस पूरे नेटवर्क का स्ट्रक्चर। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक एंटरप्राइज नाम दिया है। अमेरिका में एक कानून है रिको एक्ट। इसके अकॉर्डिंग एंटरप्राइज एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के अकॉर्डिंग भारत की जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अलिजिडली पूरे सिंडिकेट का लीडर बना रहा। उनका आरोप है कि वो जेल में तस्करी से पहुंचाए गए कम्युनिकेशन डिवाइसेस और अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए पूरे नेटवर्क को निर्देश देता है। अमेरिकी जांच एजेंसी का सबसे अहम दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही अपने सहयोगियों को तस्वीरें, एड्रेसेस और ऑपरेशनल निर्देश भेजता है। इन्हीं कम्युनिकेशन चैनलों की मदद से ये गैंग अलग अलग देशों में फैले अपने नेटवर्क को एक साथ मैनेज कर पाते थे। भले ही लॉरेंस खुद कभी भारत की जेल से बाहर नहीं निकला, जेल के अंदर डिवाइस पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ढेरों किस्से हैं, यहाँ तक कि सरकारी रिपोर्ट्स भी इस बात पर मुहर लगाती है। साल 2014 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की ऑडिट हुई तो पता चला कि सिर्फ दिल्ली की 10 जेल यानी कि तिहाड़ की 9 जेल और रोहिणी की एक डिस्ट्रिक्ट जेल में ही कितनी आसानी से जेल में बंद कैदियों के पास मोबाइल फोन, पिस्टल्स और कैश पहुंच जाता है। कई बार सर्चिंग में सामान बरामद भी हुआ। सुनेत्रा चौधरी की किताब बिहाइंड बार्स में इस बात का जिक्र है। एक पुलिस अफसर ने उन्हें बताया कि जेल में अंदर तो आईफोन भी मिल जाएगा, खरीद सकते हैं, बस मार्केट से महंगा मिलता है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा गैंग को गोल्डी बरार, रोहित गुडारा जैसे लोग भी मैनेज करते हैं। ये सब एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, अवैध हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग के गैर कानूनी कामों में लिप्त हैं। अब गोल्डी बरार और रोहित गुडारा के बारे में भी जान लेते हैं। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के सबसे अहम चेहरों में से एक है। पंजाब का रहने वाला गोल्डी बरार भारत छोड़ने के बाद कनाडा में बस गया। हालांकि उसके नेटवर्क की पहुंच सिर्फ कनाडा तक लिमिटेड नहीं है। जांच एजेंसियों का दावा है कि उसके संपर्क अमेरिका और मेक्सिको तक फैले हुए थे। नॉर्थ अमेरिका में पूरे नेटवर्क की कमान गोल्डी बरार के हाथों में ही थी। उस पर आरोप है कि वो एक्सटॉर्शन ऑपरेशंस को मैनेज करता था, नए लोगों की भर्ती करता था, ड्रग ट्रैफिकिंग के रूट्स की निगरानी करता था, किलिंग्स का कोऑर्डिनेशन करता था और फॉरेन में मौजूद गैंग के लोगों और बिश्नोई के बीच कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करता था। FBI ने भी गोल्डी बरार को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल किया है। राजस्थान का रहने वाला रोहित गुडारा यूरोप में फैले गैंग के नेटवर्क को मैनेज करता था। उसको नॉर्थ अमेरिका के बाहर गैंग के इंटरनेशनल ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने और गैंग में लोगों को शामिल करने का काम सौंपा गया था। जांच एजेंसियों के अकॉर्डिंग वो अलग अलग देशों में मौजूद आपराधिक सहयोगियों से संपर्क बनाए रखता था, एक्सटॉर्शन नेटवर्क को मैनेज करता था और ड्रग ट्रैफिकिंग में मदद करता था। जांच में ये भी सामने आया कि समय के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुछ पुराने सहयोगी ही उसके कॉम्पिटिटर्स बन गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में ऐसे गठबंधन अक्सर बदलते रहते हैं, कभी लीडरशिप के विवाद तो कभी पैसों का बंटवारा और कभी किसी इलाके पर कब्जे की लड़ाई गैंग्स के टूटने की वजह बनते हैं। जैसे एक समय ऐसा था जब जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई एक ही नेटवर्क से जुड़े थे, लेकिन बाद में दोनों के रास्ते अलग हो गए और भगवानपुरिया ने अपना अलग सिंडिकेट बना लिया। लॉरेंस बिश्नोई के अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट की सबसे चौंकाने वाली बात सिर्फ उसका इंटरनेशनल नेटवर्क नहीं, बल्कि वो महिलाएं भी हैं जिन्होंने इस गैंग के अंदर बेहद अहम ऑपरेशनल रोल संभाले। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया पर हमेशा लड़कों का दबदबा रहा, लेकिन हाल ही के सालों में पुलिस की जांच और गिरफ्तारी ने दिखाया कि बिश्नोई गैंग और उससे जुड़े नेटवर्क में कई महिलाएं भी लीडरशिप की भूमिका निभा रही थी। किसी ने अपने साथी के जेल जाने या मारे जाने के बाद कमान संभाली तो किसी ने पहले अपना अलग क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा किया और बाद में बिश्नोई सिंडिकेट से हाथ मिला लिया। पहली है पूजा शर्मा।
पूजा शर्मा 2 मार्च 2024 को चंडीगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ी। उसके हाथ पर AK-47 का टैटू बना हुआ था। पूछताछ में उसने कहा कि गैंगस्टर बनना उसका सपना था। पूजा राजस्थान के झुंझुनू में रहती थी, लेकिन शादी के बाद एक घरेलू विवाद हुआ। उसने अपना घर छोड़ दिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात राकेश उर्फ हनी से हुई, जिसने उसे रोहित गुडारा से मिलवाया और यहीं से उसकी एंट्री लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हुई। पुलिस के अकॉर्डिंग रोहित गुडारा ने उसे 25,000 रुपए और एक मोबाइल फोन देकर चंडीगढ़ भेज दिया। वहां उसकी मुलाकात सचिन, उमंग और टाइगर नाम के 3 लोगों से हुई, जो गोल्डी बरार के निर्देश पर काम करते थे। इसके बाद करीब 11 दिनों तक पूरी टीम ने मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला की अदालतों की रेकी की। प्लान था कि गैंगस्टर भुप्पी राणा की कोर्ट परिसर के अंदर वकील बनकर हत्या की जाए। इस पूरे ऑपरेशन को पूजा लीड कर रही थी। फायरिंग की जिम्मेदारी भी पूजा शर्मा को सौंपी गई थी। भले ही वो उस मिशन में फेल हो गई, लेकिन इस सिंडिकेट ने लॉरेंस के नेटवर्क को जग जाहिर कर दिया। एक और फीमेल गैंगस्टर का नाम सुनिए, जोया खान। जोया खान गैंगस्टर हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। हाशिम बाबा को लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट का अहम सदस्य माना जाता है। पुलिस ने जोया खान को 270 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए थी। जांच एजेंसियों के अकॉर्डिंग हाशिम बाबा के जेल और मुकदमों में उलझे रहने के दौरान जोया ही उसके एक्सटॉर्शन रैकेट और ड्रग सप्लाई नेटवर्क को संभालती थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उसकी भूमिका की तुलना दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर से की है। सोशल मीडिया पर जोया की पहचान एक लग्जरी लाइफस्टाइल वाली महिला के तौर पर होती थी। वो डिजाइनर कपड़े, महंगे ब्रांड और हाई प्रोफाइल पार्टियों में अक्सर दिखा करती थी। सीलमपुर की रहने वाली जिक्रा का नाम भी हाशिम बाबा गैंग से जोड़ा जाता है। पुलिस का आरोप है कि जिक्रा अक्सर पिस्टल लेकर चलती थी और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ तस्वीर पोस्ट करके इलाके में डर का माहौल बनाती थी। उसका गैंग पहले भी धमकियां देने और आपराधिक डर फैलाने के मामलों में सामने आ चुका है। जैसे 17 साल के कृणाल हत्याकांड में भी जिक्रा और उसके गैंग का नाम सामने आया। अनुराधा चौधरी, जिसे अपराध की दुनिया में मैडम मिन्स के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के सीकर जिले की रहने वाली। उसने BSc तक की पढ़ाई की थी और कभी शेयर ट्रेडिंग का कारोबार भी चलाती थी, लेकिन कारोबार में भारी नुकसान और कर्ज ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। इस दौरान उसकी मुलाकात अपराधी बलबीर बनूड़ा से हुई, जिसने उसे कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल सिंह से मिलवाया। पुलिस के अकॉर्डिंग अनुराधा सिर्फ आनंद पाल की साथ ही नहीं थी, बल्कि उसके कई बड़े ऑपरेशंस की प्लानर भी थी। कहा जाता है कि उसी ने आनंद पाल की पूरी पब्लिक इमेज बदल दी। उसे पारंपरिक कपड़ों की जगह सूट, बूट और हैट पहनाने के लिए तैयार किया और अंग्रेजी बोलना भी सिखाया। बदले में अनुराधा ने AK-47 समेत कई हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली। आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद वो लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क के संपर्क में आई और बाद में गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ रहने लगी। रोहतक के रहने वाली अनु ढाकर का नाम गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से जुड़ा है। पुलिस के अकॉर्डिंग 2024 में दिल्ली के रजौरी गार्डन स्थित एक बर्गर किंग आउटलेट में हुए अमन जैन मर्डर केस की पूरी साजिश अनु ने रची थी। आरोप है कि उसने फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर पहले अमन जून से दोस्ती की, फिर उसे मिलने के बहाने मौके पर बुलाया। वहीं पहले से मौजूद हिमांशु भाऊ के शूटर्स ने उस पर करीब 40 राउंड फायरिंग की थी। जांच एजेंसियों के अकॉर्डिंग अनु ढाकर फर्जी पहचान के साथ दिल्ली में PG में रह रही थी और हरियाणा के एक बड़े मिठाई कारोबारी से जुड़ी एक्सटॉर्शन केस में अभी भी उसका नाम सामने आया था। तो देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट केवल एक गिरोह नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज बन चुका है। साबरमती जैसी सुरक्षित जेलों से डब्बा कॉलिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू नेटवर्क चलाना सिक्योरिटी के लूप होल्स एक्सपोज करता है। दाऊद इब्राहिम के पैटर्न पर फैला इसका जाल गोल्डी बरार, रोहित गुडारा जैसे कमांडर्स और महिलाओं के एक्टिव पार्टिसिपेशन ने इसे और घातक बना दिया है। चाहे वो टारगेट किलिंग हो या एक्सटॉर्शन, बिश्नोई ने जेल में रहकर अपने एम्पायर पर पकड़ बनाए रखी। अमेरिका की एक्स्ट्राडिशन की मांग ये साबित करती है कि ये अब सिर्फ भारतीय कानून का नहीं, बल्कि ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। Well, that's it for today. Keep watching Zingaban.